बच्चों, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड का अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? उत्तर बी, स्थायी बंदोबस्त। प्रश्न 2, महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था? उत्तर बी, ग्राम समूह। प्रश्न 3, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे? उत्तर ए, बंगाल बिहार। प्रश्न 4, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी? इसका उत्तर है 1/3 एकड़। प्रश्न 5, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जमींदारों को कृषि भूमि पर स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था में मालिक माना गया। बी, उल्ट मैकेंजी द्वारा महालवारी भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी। सी, चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ था। डी, रैयतवारी व्यवस्था थॉमस मुनरो गवर्नर के समय लागू की गई थी। ई, दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। प्रश्न 7, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? उत्तर, कंपनी की कोशिश थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। इसी कारण वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया था। प्रश्न 8, कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रहना चाहती थी। इस कारण जमीन में निवेश करना एवं खेती में सुधार लाना आवश्यक था, इसलिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। प्रश्न 9, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। प्रश्न 10, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? अंग्रेज यूरोप की जरूरत को पूरा करने के हिसाब से भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल को उगाने के लिए मजबूर करते थे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल आदि। प्रश्न 11, नील तथा वोट के पौधों में अंतर बताइए। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है, जबकि वोट का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। प्रश्न 12, नील की खेती के 2 मुख्य तरीके कौन से थे? नील की खेती के 2 तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। इसमें जो लोग अनुबंध करते थे उन्हें कम ब्याज पर बगान मालिकों से नगद कर्जा इन शर्तों के साथ मिलता था कि वह अपनी 25% जमीन पर नील की खेती करेंगे। प्रश्न 13, नील के व्यापार को बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। कंपनी के बहुत से अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए कंपनी में अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिन किसानों के पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, कंपनी और नए नए बैंक ऐसे किसानों को कर्ज देने के लिए तैयार रहते थे। प्रश्न 14, माहलवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था?
तो माहलवारी व्यवस्था में गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था तथा यह राजस्व स्थायी रूप से तय नहीं था, बल्कि इसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। राजस्व को इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था, जबकि रैयतवारी व्यवस्था में सीधे किसानों से ही राजस्व बंदोबस्त किया जाता था तथा रैयतवारी व्यवस्था का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न 15, किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी? जब यूरोप में भारतीय नील की मांग बढ़ने लगी तो अंग्रेजों ने किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया। इसके लिए वह किसानों को नगद कर्ज भी देने लगे। शुरू में तो किसानों को इन कर्जों ने बहुत आकर्षित किया, परंतु जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह व्यवस्था बहुत कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। प्रश्न 16, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया? इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि यहाँ यूरोप की जरूरत के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 8वीं सदी तक अंग्रेजों ने अफीम एवं नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद 150 साल तक अंग्रेज किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास एवं मद्रास में चावल। अंग्रेजों का उद्देश्य इन फसलों से अधिक मुनाफा कमाना था। वहीं भारतीय किसान इससे कर्जों में डूबते गए एवं उनके खेत भी एक ही तरह की फसल लेने के कारण अपनी उर्वरता खोने लगे। प्रश्न 17, बंगाल में रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, बागान मालिकों को रैयतों ने लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वह नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों, लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। प्रश्न 18, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण जाकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है।